गुड इवनिंग क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंट थ्योरीज देखी, पावर की, मार्क्सियन थ्योरी, प्लूरलिस्ट थ्योरी और लीड थ्योरी। तो अभी मैंने एक्चुअली इसके बाद मैंने शुरू करना था द पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑन द थ्योरी ऑफ पावर। तो मैंने वो देखना था, लेकिन मैंने इसी लेक्चर के साथ जब मैंने लेक्चर बनाने लगा तो मैंने सोचा भी एक अपॉर्चुनिटी है भी स्टूडेंट्स को जो पोस्ट मॉडर्निज्म का पर्सपेक्टिव है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग पर्सपेक्टिव है, भी इसके बारे में मैं स्टूडेंट्स को बताऊं, और पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या डिफरेंस है तो इसको बताऊं। फिर 90 लेक्चर में हम देखेंगे जो पोस्ट मॉडर्निज्म का पर्सपेक्टिव है ऑन द पावर, तो वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जो पोस्ट मॉडर्निज्म है तो जो मिड टू लेट 20 सेंचुरी में आया है, तो इसने बहुत सारी फील्ड जो थी ह्यूमैनिटी की उसको इन्फ्लुएंस किया। आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर लगा लो, लिटरेचर लगा लो, फिलॉसफी लगा लो, तो डिफरेंट को इसने इन्फ्लुएंस किया। तो सोशियोलॉजी को भी इन्फ्लुएंस किया इसने। तो जो पोस्ट मॉडर्निज्म था, इसने ट्रेडिशनल बिलीफ थे, जो अजम्पशन ऑफ मॉडर्निटी थी, जो ग्रैंड थ्योरीज थी, जैसे कि फंक्शनलिज्म की बात की हमने, साइंटिफिक मेथड की बात की हमने, मार्क्सियन फ्रेमवर्क की बात की, हिस्टोरिकल मेटरलिज्म की बात की, उन सबको इसने चैलेंज किया और कहा भी आप जब ये बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, भी इतना आप कह रहे हो भी एक बड़ी थ्योरी बनाएंगे जिसको पूरी सोसाइटी को आप समझ जाओगे। तो मतलब हमने देखा तब भी, क्योंकि वो साइंस में जैसे होता है ना, एक थ्योरी बनाई, पूरा हम वो नेचुरल वर्ल्ड को समझ जाएं, बट आप देखोगे ह्यूमैनिटी और नेचुरल वर्ल्ड आर बोथ आर डिफरेंट। तो मतलब वो कहता है भी आप ये छोड़ो, भी आप ऐसे जे उसमें उलझ रहे हो, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी आपको। आप बात करो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस की, भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस क्या है। एक बंदे का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अलग होगा, एक का अलग होगा। आप करो सब्जेक्टिव रियलिटी की, भी हर रियलिटी जो हर कोई समझता है वो डिफरेंट मीनिंग अटैच करता है रियलिटी को समझने के लिए। और ग्रैंड थ्योरीज को डीकंस्ट्रक्ट करो, तो आप देखोगे भी एक जो पोस्ट मॉडर्निज्म पर्सपेक्टिव आया, तो पोस्ट मॉडर्निज्म पर्सपेक्टिव ने एक क्रिटिकल सेंटेंस दिया मॉडर्निस्ट थ्योरी को और मेथडोलॉजीज को, और उसने कहा भी अब हम सोशल रियलिटी को मोर फ्लेक्सिबल वे और डायनामिक वे से समझेंगे। तो आप कहोगे सर अब आप हमें जो चीज़ें तो आपने बता दी, आप अब हमें एग्जांपल्स दो। तो मैंने जो 2 एग्जांपल्स हैं, एक तो जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, एक कंज्यूमरिज्म की। तो हम पहले देखते हैं जेंडर एंड सेक्सुअलिटी की। तो अगर आपने देखा होगा जो मैंने बताया था आपको, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ जेंडर में बताया था भी जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस है। तो जेंडर क्या है, सोशियोलॉजिकल है, और जो सेक्स है दैट इज बायोलॉजिकल। तो अगर आप देखोगे तो जो ग्रैंड थ्योरी थी, जो ट्रेडिशनल सोशियोलॉजिकल थ्योरी थी, वो जेंडर उन्होंने फिक्स्ड बाइनरी सिस्टम से देखा, और मेल और फीमेल्स को, जो मेल और फीमेल 2 देखे, बाइनरी सिस्टम में भी 2 होते हैं जेंडर में, मेल और फीमेल, और उनके बताया भी डिफरेंट रोल हैं, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं बेस्ड ऑन देयर बायोलॉजिकल सेक्स। तो ये सब चीज़ें क्या बताता था, ये एक्चुअली जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो मॉडर्निस्ट जो थ्योरीज के बिलीफ में थी, ये अंडरस्टैंडिंग क्या लाती है सोसाइटी में, स्टेबिलिटी, यूनिवर्सैलिटी, भी सब जगह यही एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें, तो इसके अगेंस्ट, इसकी अपोजिशन में जो पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव था, उसने इस एजम्पशन को चैलेंज किया। इसने बताया भी अगर आप जो बाइनरी कह रहे हो भी ऐसा नहीं है, इट्स वेरी फ्लूइड। जो जेंडर एंड सेक्सुअलिटी है, इट्स वेरी फ्लूइड, सोशली कंस्ट्रक्टेड कंसेप्ट्स हैं जो कि सब्जेक्ट टू चेंज है, और इनका री इंटरप्रेट भी आप कर सकते हो। ये कहता है, ये जो आप लोग को मैंने बताया भी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस की बात करता है, तो ये कहता है भी आप इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को बात करो, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस का क्या है, जेंडर पे क्या है, सेक्सुअलिटी का क्या है। तो अगर आप जब देखोगे तो आप एक्नॉलेज करोगे भी मल्टीप्लिसिटी ऑफ एंड डाइवर्सिटी ऑफ आइडेंटिटीज़ हैं और एक्सप्रेशन जो हैं। मतलब आप देखोगे नॉन बाइनरी जिसको हम सिस्टम बोलते हैं, आज हम ट्रांसजेंडर की बात करते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी 3rd जेंडर एज ए रिकॉग्नाइज किया है। तो मतलब जो ये अंडरस्टैंडिंग है दैट इज बियॉन्ड ट्रेडिशनल जो बाइनरी सिस्टम है। आप देखोगे पूरे उसमें वर्ल्ड में LGBTQ+ जो राइट मूवमेंट्स हैं, जो राइट्स की बात हो रही है, और रिकॉग्निशन ऑफ नॉन बाइनरी एंड ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी आप देख सकते हो।
ये सब रिजल्ट क्या है, जो पोस्ट मॉडर्न इन्फ्लुएंस है ऑन सोशोलॉजी। तो आपको जो ग्रैंड थ्योरी थी, जो आपने जेंडर रोल डिफाइन किए थे, बाइनरी थिंकिंग, उसको आप डीकंस्ट्रक्ट करो। तो इसके कारण क्या होती है, जो पोस्ट मॉडर्निज्म है आपको अलाउ करता है इंक्लूसिव और मोर अंडरस्टैंडिंग उसको जेंडर और सेक्सुअलिटी को समझने के लिए, जो कि सब चीज़ों को अकोमोडेट करता है, जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, सब्जेक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंस टूवर्ड्स द जेंडर एंड सेक्सुअलिटी। तो आप देखो जे जहाँ पे जे एक फ़ोटो है LGBTQ मूवमेंट की, तो फर्दर उसके बाद क्या कहता है, जो पोस्ट मॉडर्निज्म का जो है लैंग्वेज और डिस्कोर्स की भी बात करता है। तो मतलब भी किस वे से हम उसको डिस्कस कर रहे हैं लैंग्वेज में। तो आप देखोगे मतलब ही और शी यूज करते थे हम ट्रेडिशनल में, तो अब कहते भी ये छोड़ो, आप जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज करो, जैसे कि दे देम। तो यानी कि उन इंडिविजुअल्स के लिए जो ट्रेडिशनल जेंडर को नहीं, बाइनरी में नहीं फिट होते। तो ये दिखाता है भी कैसे जो पोस्ट मॉडर्न थिंकिंग है भी, हम कैसे लैंग्वेज क्या यूज कर रहे हैं उसको भी इन्फ्लुएंस किया। तो अब देखोगे जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, तो इसने जो अंडरस्टैंडिंग है ज़्यादा क्लैरिटी की दी है, और इससे क्या है, हम जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसको ज़्यादा समझ सकते हैं। अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी जो होमोसेक्सुअलिटी थी, वो जो सेक्शन 377 था, तो उसको नलीफाई कर दिया है, क्योंकि पुत्ता स्वामी जजमेंट के बाद काफ़ी ज़्यादा वो एक स्कोप खुला था। और अब आप देखोगे तो जहाँ पे अभी LGBTQ कम्युनिटी के मैरिज, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन के राइट्स के लिए भी एक सुप्रीम कोर्ट में पैरेलल एक वो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। तो ये क्या है, एक पोस्ट मॉडर्निज्म का पर्सपेक्टिव आप देखोगे भी कैसे जो जेंडर और सेक्सुअलिटी को अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा हेल्पफुल रहा। नेक्स्ट है, आप देखोगे कंज्यूमर कल्चर और रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब अगर हम ट्रेडिशनल जो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज हैं वो क्या कहेंगी, जब तो मार्क्सिज्म होगी, जब फंक्शनलिज्म होगी, तो मार्क्स क्या कहेगी भाई ये तो कंज्यूमर कल्चर क्या है, जो डोमिनेंट क्लास है, जो कैपिटलिस्ट है, तो उन्होंने एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाई है, अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है। जब फंक्शनलिज्म क्या कहेगा, जो फंक्शनलिज्म होगा, जो कंज्यूमरिज्म है भी, ये बहुत अच्छा है, लोग चीज़ें खरीदेंगे, इकॉनमी बढ़ेगी, लोगों को जॉब्स मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो मतलब ये एक ट्रेडिशनल जो सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग थी, जो ग्रैंड थ्योरीज थी हमारी, फंक्शनलिज्म और मार्क्सिज्म। तो पोस्ट मॉडर्निज्म पर्सपेक्टिव कहता है भी ये ठीक है, आपने समझा, लेकिन आप अपना फोकस शिफ्ट करो टूवर्ड सिंबॉलिक और एक्सपीरियंशियल एस्पेक्ट जो हैं कंजम्पशन के। भी जो पीपल है, कहते हैं जो लोग हैं ना, वो ऐसा बेवकूफ़ नहीं है भी आज जो कैपिटलिस्ट ने कोई भी ऐड दिखाई और उसी के साथ वो उसी प्रोडक्ट को लेने लगे। कहते कंज्यूमर एक्टिवली इंगेज करते हैं और मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं प्रोडक्ट्स का और सर्विसेज का, जो कंज्यूम करते हैं लोग भी। ऐसा नहीं है, देखेंगे मीनिंग अटैच करेंगे भी। जैसे कोई, अब देखो एक सैमसंग के भी प्रीमियम उसमें आते हैं फ़ोन, और एप्पल के भी आते हैं, तो लोग ज़्यादा एप्पल को प्रेफर करते हैं। तो मतलब इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस देखो, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस देखो, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन देखो, तो जो उस प्रोडक्ट को है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे इन लोगों में से मैं भी आता हूँ, आल्दो मैं ऐसा नहीं है भी नया मॉडल मैं ख़रीदा, नया मॉडल मार्केट में आया तभी वो करना है। मैं तो ये होती है भी नया मॉडल आ गया, अब उससे 1 साल पुराना ले लो, क्योंकि वो सस्ता मिलता है, थोड़ा सा रेट ड्रॉप हो जाता है। तो अगर आप देखोगे, जैसे एप्पल के भी फ़ोन आते हैं जो प्रीमियम सेगमेंट रेंज है, और सैमसंग के फ़ोन आते हैं। तो जैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, भले ही सैमसंग का सस्ता पड़े और ज़्यादा बढ़िया हो, बट मैं एप्पल ही प्रेफर करता हूँ। अभी मैंने सेकंड फ़ोन लिया है, तो क्यों प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ 2 होती हैं। एक तो मेरे को फ़ोटोज़ खींचनी है, भी फ़ोटोज़ अच्छी आती है, और सेकंड क्या है, स्टेटस सिंपल है। तो आप देखोगे, ऐसा नहीं है भी मैं कहूँ तो मैं भी इस कंज्यूमरिस्ट कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड हूँ। तो ये क्या है भी, मतलब मैंने ऐसा नहीं है कोई ऐड आई या ऐसा है, तो मैंने एक कुछ मीनिंग अटैच किया भी एप्पल का प्रोडक्ट क्यों है अच्छा। तो ऐसे ही एक बार मेरे को याद है, मेरा फ्रेंड आया था, तो वो कहता भी हर शेयर फ़ोन ऑर्डर करना है, तो उसने शायद गूगल पिक्सल लेना था, कुछ ऐसा फ़ोन था। तो मैंने उसको बताया, मैं कहा भाई यार तू क्या कर रहा है,
तू एप्पल खरीद जे है भी, इसकी एक तो फ़ोटो जो अच्छी है, एक स्टेटस सिंबल है, तो उसने फिर एप्पल बाय कर लिया। तो ये क्या है भी, मैंने एक मतलब मीनिंग अटैच किया है। तो आप देखोगे तो इसी को ब्रांड लॉयल्टी बोलते हैं। तो मेरी तो एज इट कोई ब्रांड लॉयल्टी नहीं है, बट मेरा क्या है मेन, जो मैंने अपना मीनिंग्स अटैच किए हैं भी, एक तो जिसकी फ़ोटोज अच्छी आती हैं और एक स्टेटस सिंबल। तो कुछ लोग, लेकिन कुछ होते हैं जो ब्रांड के लिए लॉयल्टी भी पैदा कर लेते हैं, जैसे कि हमने देखा है भी भले ही प्रोडक्ट कैसा भी हो तो वो बस पहनेंगे। तो हमने देखा है महंगे महंगे लोग ब्रांड्स पहनते हैं। तो जैसे पहले मुझे भी ऐसे होता था, महंगे महंगे ब्रांड्स पहनूं, लेकिन अब मैं क्या कहता हूँ भी, बस मुझे कपड़े महंगे सस्ते से कुछ नहीं लेना, बस डाले हुए अच्छे लगने चाहिए, भले ही वो शर्ट 2000 की हो, भले ही 1000 रुपये की हो। तो मतलब ये मेरा पर्सपेक्टिव है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, कितनी महंगी हो, हमने तो ये ब्रांड ही डालना है। तो ये एक ब्रांड लॉयल्टी लोग डेवलप कर लेते हैं। तो पोस्ट मॉडर्निज्म यही देखता है। अगर आप देखोगे भी इंडिविजुअल लोग क्या करते हैं, उसी तरह अगर आप देखोगे जो एड्स है, एडवर्टाइजमेंट हैं, तो वो जेंडर स्टीरियोटाइप को भी कैसे परपेचुएट करती हैं, वो भी ये देखते हैं, रेशियल बाइसेज को या अनरियलिस्टिक की ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को, तो वो भी सब चीज़ों को स्टडी करते हैं। जैसे कि फेयर लवली की जो आपने देखा होगा, तो फेयर लवली क्रीम के क्या था, ये कहते थे भी आप गोरे हो जाओ, क्रीम लगाओ, गोरे हो जाओ, लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ये क्या करता था, एक तरह रेसिज्म को प्रमोट कर रहा था। तो अभी जब ये ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट हुई, तो जो फेयर एंड लवली ने ये फेयर वर्ड अब हटाने की कहा है, जो जॉनसन एंड जॉनसन का प्रोडक्ट है। और इन्होंने ये भी कहा है भी हम ये हटाएंगे फेयर वर्ड, और ये भी हटाएंगे ऑल सजेशन भी, जो सक्सेस है, जो लाइफ में सक्सेस है, वो स्किन टोन से लिंक्ड है, जो भी उनकी कम्युनिकेशन में होता था। क्योंकि अगर आप एड्स देखोगे तो देखते थे भी कंपनी का सीईओ कौन बन गया, जो फेयर लवली क्रीम यूज करके ज़्यादा गोरा हो गया। बट ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ आपका इंडिविजुअल टैलेंट पे वो करता है, आपकी मेरिट पे डिपेंड करता है, और साथ में सोशल कैपिटल भी, आपके लिंक्स कितने हैं। सिर्फ टैलेंट नहीं इंडिया में चलता, सोशल कैपिटल, आपके लिंक्स कितने हैं। इसलिए अगर आपने देखा होगा तो नेपोटिज्म का डिबेट चलता है बॉलीवुड में, पॉलिटिक्स में। तो ये चीज़ें, तो आई होप आपको जो पोस्ट मॉडर्निज्म का ये चीज़ समझ आई होगी। तो जो पोस्ट मॉडर्निज्म की करैक्टरिस्टिक्स है, वो रिजेक्ट करता है ग्रैंड थ्योरीज को, जैसे मार्क्सिज्म होगी, फंक्शनलिज्म होगी। तो वो देखता है भी, जो आप देखते हो भी मार्क्स जो कह रहा है, एक एग्जांपल है भी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, सोसाइटी प्रोग्रेस होगी, क्लास स्ट्रगल होगी, डिफरेंट फेजेस से सोसाइटी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि अगर आप देखोगे रियल लाइफ एग्जांपल, आप जो अरब स्प्रिंग थी, तो वहाँ पे जो एक रेवोल्यूशन हुई मिडल ईस्ट में, नॉर्थ अफ्रीका में 2010 में, तो जहाँ पे देखोगे मतलब इसने जो ग्रैंड थ्योरी थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डेमोक्रेटाइज, सबको चैलेंज किया और बताया भी कैसे एक रेवोल्यूशन, इंटरप्ले ऑफ डिफरेंट फैक्टर हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जो कि एक सिंपल आप थ्योरी से नहीं एक्सप्लेन कर सकते। ये इम्फेसिस करता है लैंग्वेज पे, डिस्कोर्स पे भी, लैंग्वेज, इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज भी, कैसे फिनोमिना में, उस फिनोमिना के लिए लैंग्वेज कैसे यूज कर रही है, और डिस्कोर्स क्या, कैसे डिस्कस कर रहे हैं इन शेपिंग सोशल रियलिटी। तो अगर आप देखोगे जैसे कि माइकल फौकॉल्ट थे, तो उनका एक वर्क था रोल ऑफ डिस्कोर्स। तो उन्होंने देखा अपनी स्टडी में मेंटल इलनेस में, उसने दिखाया भी जो कंसेप्ट ऑफ मैडनेस है, जो ओवर टाइम कैसे इवॉल्व हुआ। तो डिफरेंट डिस्कोर्स कैसे इसको डिस्कस करे, और पावर रिलेशन क्या है सोसाइटी में इसके रिलेटेड, तो इसने भी कैसे इसको इन्फ्लुएंस किया। तो डिस्कोर्स इज वेरी, मतलब कैसे आप उसको यूज कर रहे हो। तो आप देखोगे कोई भी अंडरस्टैंडिंग है सोशल फिनोमिना की, वो किससे हमारी कंस्ट्रक्ट होती है, लैंग्वेज और डिस्कोर्स पे। तो अगर आप देखोगे जैसे ट्विटर और फेसबुक पे उन्होंने इन्फ्लुएंस किया भी, लोगों को कैसे इन्फॉर्मेशन आपने कम्युनिकेट करनी है, और कैसे हम सोशल इश्यूज़ को परसीव करते हैं। जैसे कि मी टू मूवमेंट थी, तो उसने सोशल मीडिया यूज किया, जो चैलेंज किया ट्रेडिशनल नैरेटिव्स को और सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, और जिसके कारण आपने देखा होगा पूरी पैन इंडिया मूवमेंट हुई, जो सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस की बात हुई। तो आप देखोगे हमारे इंडिया में भी काफ़ी लोगों ने अरेस्ट हुए, काफ़ी लोगों ने अपनी जो पावरफुल पोस्ट थी वो भी छोड़ी। जैसे कि एक मिनिस्टर थे
गवर्नमेंट में, तो उनको भी अपनी एक पोस्ट छोड़नी पड़ गई थी, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। तो मतलब ये देखोगे भी कैसे आप लैंग्वेज या आप डिस्कोर्स भी उस चीज़ को कैसे आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो आप अगर देखोगे जो मी टू मूवमेंट है, तो इस फिनोमिना को तो कोई भी ग्रैंड थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर सकती। रिलेटिविज्म एंड स्केप्टिसिज्म जो बेसिक पिलर है, अगर आपको समझ आ गया तो भी ठीक है, समझ तो आएगा वैसे। अगर आपको मतलब पूरा पोस्ट मॉडर्निज्म अगर नहीं समझ आए तो ये वर्ड याद रख लो। तो जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं वो बात करते हैं रिलेटिविज्म की। वो कहते हैं भी कोई भी ट्रुथ ना एब्सोल्यूट नहीं होता, रिलेटिव होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको भी, जैसे इनका जो ट्रुथ था जो फेयर लवली का, तो वो तो बिल्कुल ही गलत था भी आप ज़्यादा गोरे हो जाओगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, तो वैसा तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो बराक ओबामा तो कभी पूरे यूएसए के प्रेसिडेंट ही नहीं बन सकते। तो मतलब सिंगल इंटरप्रिटेशन रियलिटी कभी नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। तो जो सब कुछ है वो क्या है, एक रिलेटिव है। तो आप उसके कारण क्या होता है, जब रिलेटिव है जब नहीं है, तो जो यूनिवर्सल हमारी अंडरस्टैंडिंग है भी ऐसा ही होता है, तो उसकी तरफ क्या आता है, हमारा स्केप्टिसिज्म आता है, हमारा डाउट आता है। तो जिसके कारण क्या होता है, प्लुरलिस्ट ऑफ पर्सपेक्टिव्स आते हैं। जैसे कि आप देखोगे जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थे, तो उन्होंने चैलेंज किया जो ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक मेथड जो कहते हैं सोशियोलॉजी में, उसको यूज़ करना है। तो उसने कहा अभी यार ये ऑब्जेक्टिविटी कुछ नहीं है, आप कहते हो भी ये न्यूट्रलिटी भी, जो भी चीज़ें होंगी उसको, जो भी नॉलेज कोई सोशोलॉजिस्ट जनरेट कर रहा है, तो वो इन्फ्लुएंस कैसे होगी, रिसर्चर का सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट क्या है और उसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स में अगर पॉवर्टी पे रिसर्च होगी, तो वहाँ पे किसकी बात करेंगे, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की। लेकिन सपोज करो एक सोसाइटी ऐसी जहाँ पे रिसर्च होती है, जहाँ पे कलेक्टिविज्म की तरफ दिया जाता है, तो वहाँ पे लोग किसको गरीब मानेंगे भी, जिसके सोशल रिलेशन नहीं है, जिसको कोई बुलाता नहीं, जिसको ज़्यादा बुलाते हैं उसको लोग क्या कहेंगे भी ये अमीर है। तो ये क्या हुआ, देखो पॉवर्टी की डिफरेंट डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होगी। यूएसए में पॉवर्टी को किसी और पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, जैसे कि, और जो एक सोसाइटी जहाँ पे कलेक्टिविज्म की बात होती है, वहाँ पे पॉवर्टी को कुछ और तरीके से देख रहे हो। तो क्या होगा, जो अंडरस्टैंडिंग है रिलेटिव, कोई यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप देखोगे, जो मेंटल हेल्थ है तो डिफरेंट डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है। जैसे कि वेस्टर्न सोसाइटी में देखते हैं हम, जो डिप्रेशन है भी एक मेडिकल कंडीशन है, भी आप दवाई लो, थेरेपी लो, तो आप उससे सही हो सकते हो। लेकिन अगर अदर कल्चर्स देखोगे, जैसे इंडिया में, तो हम देखते हैं भी कि तो एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, तो आपको ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिस यूज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, तो उससे होगी। तो आप देखोगे जो मेंटल हेल्थ के लिए करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। अगर आप कहोगे भी वेस्टर्न सोसाइटी का पर्सपेक्टिव सही है, जब आप कहोगे इंडियन सोसाइटी का पर्सपेक्टिव सही है, तो ये गलत है। तो क्या हुआ, रिलेटिविज्म हो गया और स्केप्टिसिज्म हो गया। तो क्या हुआ, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स आ गए। तो डीकंस्ट्रक्शन, तो जहाँ पे जो पोस्ट मॉडर्निज्म क्या कह रहा है, जो मैंने कहा था ग्रैंड थ्योरीज को डीकंस्ट्रक्ट करो, टेक्स्ट्स को एग्जामाइन करो, सोशल प्रैक्टिसेस को एग्जामाइन करो, और देखो जो हिडन एजम्पशंस क्या हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस क्या हैं, वो देखो। तो उसके कारण क्या होगा भी, एक नया मीनिंग आएगा जो कि पुराने मीनिंग से एक कॉन्टेस्टेड होगा। जो अमील डरखिम का एक डिवीजन ऑफ लेबर था, तो वो देखेगा भी क्या, जब इन्होंने ये डिवीजन ऑफ लेबर स्टडी की, जब इन्होंने बताया भी दो तरह की सोसाइटीज है, ऑर्गेनिकल सॉलिडारिटी और मैकेनिकल सॉलिडारिटी। तो मैकेनिकल सॉलिडारिटी किस में है, मॉडर्न सोसाइटी में। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी किस में है, ट्रेडिशनल सोसाइटी में। एक मिनट, ग्लास पानी पी लिया जाए। तो अब देखो, जब ये तो इसने इमाइल डरखिम ने थ्योरी दे दी, अब कोई डीकंस्ट्रक्शनिस्ट जब एनालिसिस करेगा, कोई पोस्ट मॉडर्निस्ट आएगा, तो वो देखेगा, वो कहेगा भी जो
जिसने जो थ्योरी दी भाई जी कैसे इसके अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से इन्फ्लुएंस्ड है, हो सकता है कि यूनिवर्सली अप्लाई ना हो, लेकिन जो फंक्शनलिस्ट है वो तो ग्रैंड एक वो बनाना चाहते थे, सोशियोलॉजी को साइंस भी एक ऐसी थ्योरी देंगे जो पूरी सोसाइटी को एक्सप्लेन कर सके। तो एक तरह का डीकंस्ट्रक्शनिज्म। जैसे कि अगर आप रियल लाइफ में देखोगे जो बारबी डॉल्स थी, तो वहाँ पे क्या है, जो बारबी डॉल्स जब आती थी तो उसमें जो एजम्पशन क्या थी अबाउट जेंडर रोल, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और कंज्यूमर कल्चर, तो ये सब चीज़ें थी। तो जिसके कारण क्या होता है भी जो सोसाइटी में कैसे वो परपेचुएट कर रही थी स्टीरियोटाइप, जो सर्टेन पावर डायनामिक्स थे सोसाइटी में रिगार्डिंग मेल वर्सेस फीमेल, तो मतलब तो ये सब चीज़ों को वो कैसे एक वो कर रही थी। इसलिए आप चीज़ों को डीकंस्ट्रक्ट करो, हिडन मीनिंग देखो। फोकस ऑन मार्जिन्स, एक ये भी कहता है पोस्ट मॉडर्निस्ट भी, आप जो मार्जिनलाइज्ड हैं, ओप्रेस्ड ग्रुप्स हैं, उनको देखो, उनके पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को देखो, उन फोकस ऑफ रेस के पर्सपेक्टिव से, जेंडर के पर्सपेक्टिव, सेक्सुअलिटी के पर्सपेक्टिव से और अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल इनक्वालिटी। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट जैसे देखते हैं, जैसे LGBTQ कम्युनिटी के क्या हैं, रेशियल मिनॉरिटीज़ के क्या हैं, वुमेन के क्या हैं, जो एक्सपीरियंस हैं उनके पर्सपेक्टिव से स्टडी सोसाइटी को करो। जैसे जूडिथ बटलर का वर्क था ऑन जेंडर परफॉर्मिटी चैलेंज, जो मतलब बाइनरी अंडरस्टैंडिंग है जो जेंडर की, उसके कारण जो नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स हैं या ट्रांसजेंडर्स हैं, इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और वो कैसे एक्सक्लूड किए गए हैं ट्रेडिशनल सोशियोलॉजिकल थ्योरी से। तो जैसे कि जो ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट आई है, तो उसने हाईलाइट किया जो रेशियल माइनॉरिटीज़ थी, अफ्रीकन अमेरिकन्स थे USA में, तो उन्होंने कैसे मतलब जो एक डोमिनेट नरेटिव था अराउंड पुलिसिंग, क्रिमिनल जस्टिस, तो उन सबको चैलेंज किया। उन्होंने बताया जैसे आप कहते हो भी अमेरिका इज़ द लैंड ऑफ इक्वालिटी, या ये सब चीज़ें भी जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो ब्लैक लाइव मैटर मूवमेंट ने वो सब चीज़ें शो की। तो जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, एक और चीज़ है इसका जो बेसिक पिलर है, ये देखते हैं सोसाइटी फ्रैगमेंटेड है, फ्लूइड है और कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स भी, जहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है, सब चेंज हो रहा है और नेगोशिएट हो रहा है जो भी सोशल स्ट्रक्चर हैं। तो उसके लिए जैसे कि आप देखोगे एक जैगमेंट वॉमन की कंसेप्ट है लिक्विड मॉडर्निटी, तो वहाँ पे कहता है भी जो कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी है कांस्टेंट चेंज हो रहा है, इनस्टेबिलिटी है। जैसे कि आप देखोगे गिग इकॉनमी राइज हो रही है, ट्रेडिशनल जो करियर पाथ थे वो भी चेंज हो रहे हैं, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, सोशल रिलेशनशिप, सब कुछ चेंज हो रहा है भी, कुछ भी फिक्स नहीं है जो आप पहले जो ट्रेडिशनल सोशियोलॉजिस्ट बोलते थे। आप देखोगे राइज ऑफ रिमोट वर्कर, डिजिटल नोमैडिज्म challenges traditional notion of workplace and career trajectories. People are no longer tied to a fixed location or linear career path. They can work from anywhere and pursue diverse opportunities. तो जहाँ पे देखोगे ये फ्लूडिटी एक तरह की शो कर रहा है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आ गया होगा पोस्ट मॉडर्निस्ट परस्पेक्टिव। तो अब देखेंगे जब मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करते हैं, तो ये दोनों डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, दोनों ने एक सोसाइटी को डिफरेंट वे से अंडरस्टैंड किया। तो अब हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो जो मॉडर्निज्म है इसकी एजम्पशन क्या है, ये किस में बिलीव करता है, इन प्रोग्रेस, रैशनैलिटी, ऑब्जेक्टिव नॉलेज। जो मॉडर्निज्म पर्सपेक्टिव है, हमने देखा था कैसे ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं सारे स्कॉलर, ऑगस्ट कॉम्ट से लेके कार्ल मार्क्स, डुर्खेम, हमारे मैक्स वेबर, तो ये सब बात करते हैं। तो ये देखते हैं भी, कहते हैं भी सोसाइटी में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ पैटर्न्स हैं जिनको आप डिस्कवर कर सकते हो ओनली थ्रू साइंटिफिक इंक्वायरी। तो की थ्योरिस्ट कौन कौन से हैं, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमानुएल डुर्खेम, ये सारों की हमने थ्योरीज की हुई हैं। तो ज़्यादातर ये मेथड कौन से यूज़ करते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो ये सब चीज़ें डाटा यूज करते हैं, डाटा कलेक्ट करेंगे, हाइपोथेसिस में रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे और फिर चीज़ों को जर्नलाइज करेंगे। जैसे कि हमने इमानुएल डुर्खेम की थ्योरी सोसाइटी में देखा, तो उसने सोसाइटी का डेटा एक अपनी जहाँ पे कंट्री में रह रहा था तो वहाँ पे उसने स्टडी किया, फिर पूरे कहता वर्ल्ड में अगर सोसाइटी है तो ये 4 तरह की कैटेगरी से हैं और चारों की इस तरह आप इसको डिफाइन कर सकते हो।
पोस्ट मॉडर्निज्म क्या कहता है, जो करेक्टर क्या है, स्केप्टिसिज्म, भी स्केप्टिसिज्म, रिलेटिविज्म भी, हर एक जो आप यूनिवर्सल कह रहे हो, जैसे अगर आप इमाइल रखीम की थ्योरी भी है सुसाइड की, तो स्केप्टिक हो, उसको चैलेंज करो, क्योंकि जो सुसाइड की अंडरस्टैंडिंग है वो रिलेटिव है। इंडिया में हो सकता है सुसाइड की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हो, चाइना में डिफरेंट हो, यूएसए में डिफरेंट हो, यूरोप में डिफरेंट हो। तो इसने क्या किया, जो रिजेक्शन किया ग्रैंड नरेटिव्स को, यूनिवर्सल ट्रुथ को, तो उसने क्या कहा, सब्जेक्टिव नेचर की बात की। तो हमने जो ऑलरेडी देखा है भी इसका मतलब क्या है, तो इसके की थ्योरिस्ट कौन है, माइकल फौकॉल्ट, जीन बोल्ड्रियार्ड, जगमंट वाउमान। तो इन्होंने बात की पावर की, नॉलेज की, डिस्कोर्स की, तो जहाँ पे ये सब चीज़ इन्होंने बात की। तो जो डेटा है, जो क्वालिटेटिव रिसर्च डाटा यूज़ करते हैं, एथनोग्राफी, उनके साथ रहना, उनके एक्सपीरियंसेस को जानना, इंटरव्यू करना, टेक्सचुअल एनालिसिस, ताकि वो जो डिफरेंट उनकी डीप मीनिंग है, जो हिडन मीनिंग है, उसको समझ सके। तो इस तरह जो मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में एक सोशल रियलिटी, सोशल फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या है, एक डिफरेंस है। तो आई होप आपको क्लास इतना जी समझ आया होगा। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। तो जैसे कि ये एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, जो एजुकेशन है। तो एजुकेशन अगर आप फंक्शनलिस्ट देखेगा, वो क्या कहेगा भी, एजुकेशन का मतलब क्या है, सोशलाइज करना, और ताकि वो सोशल कोहेजन और शेयर्ड वैल्यू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र किया जाए। अब ये तो फंक्शनलिस्ट परस्पेक्टिव। मार्क्सियन परस्पेक्टिव क्या देखेगा भी, यानी कि ये एजुकेशन क्या है, एक डोमिनेंट क्लास द्वारा कंट्रोल है एजुकेशन पे, जो हमने देखा था बेस स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर में। तो एजुकेशन हमेशा क्या है, डोमिनेंट क्लास के इंटरेस्ट को सर्व करेगी। तो ये मॉडर्निस्ट अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म क्या देखेगा, वो देखेगा भी इसके हिडन मीनिंग क्या है एजुकेशन के, भी नॉलेज को कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है, और कैसे मतलब डिफरेंट पावर डायनामिक्स हैं, रिप्रेजेंटेशन है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इन सब चीज़ों को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है। जैसे कि माइकल फौकॉल्ट ने जब पावर और नॉलेज इन स्कूल्स को स्टडी किया, तो उन्होंने देखा भी कैसे जो स्कूल्स हैं वो साइट्स ऑफ सर्विलेंस हैं और डिसिप्लिन, साइट्स एंड सर्विलेंस और डिसिप्लिन, मतलब इनको सर्विलेंस करना है। क्योंकि जैसे देखोगे तो वो टीचर उनको, आप देखो क्लासरूम में कैमरास लगे होते ताकि बच्चों का बिहेवियर को वो किया जाए, बच्चों के टेस्ट होते रहते ताकि उनको डिसिप्लिन में रखा जाए। तो एक ये पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव हो गया। तो मतलब एजुकेशन को जो मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव था वो किसी और वे से डिफरेंट अंडरस्टैंड कर रहा था, पोस्ट मॉडर्निज्म और वे से अंडरस्टैंड कर रहा था। सेम वे से फैमिली है, तो ये मैंने आपको पीपीटी दे दूंगा तो आप देख लीजिएगा, और सेम वे से क्राइम है। तो इसमें आर के मॉडर्न की क्या अंडरस्टैंडिंग है और पोस्ट मॉडर्निस्ट की क्या अंडरस्टैंडिंग है, तो जो मैंने ऑलरेडी इसमें आपको नोट्स दिए हुए हैं। तो आई होप आपको क्लास ये समझ आ गया होगा। बाकी फिर भी कोई अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं अपना बेस्ट करूँगा भी आपको, मैं उसी में जो भी आपके डाउट हो तो मैं रियल लाइफ उसमें साथ के साथ, मतलब एक दिन के बाद या कुछ 12-15 घंटे के बाद आपके कमेंट्स के रिप्लाई देके आपके जो भी डाउट है वो क्लियर करूँ। थैंक यू क्लास।